behalf of the Pandit Motilal Nehru PG Law College and Research Center, who has clubbed all of us for the national seminar on role of law in cultivating self-discipline in youth. सर्वप्रथम मैं सभी अतिथियों का आज के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है, उस अनुसार पुष्प अर्पण कर एवं उनके चरण वंदन कर और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की जाती है, जिसके अनुसरण में मैं सभी मंच आसीन अतिथियों से अनुरोध करता हूँ कि वे आएं और दीप प्रज्वलन कर और मां सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलानि नमस्तुते या कुंडे श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। हे मैया रानी तेरी आरती गाऊं माता, आरती गाऊं हे मैया रानी तोरी आरती गाऊं। प्रापयामि प्रत्यक्ष दीपम दर्शयामि धूपम दीपम दर्शयामि।
स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता है। कुछ बुंदेली शब्दों के माध्यम से मैं आज अतिथियों का स्वागत करूंगी। आपके समक्ष प्रस्तुत किया। शिवांगी काउंसिल का बोर्ड आप स्वागत करें। तो उनके स्वागत के लिए मैं कीनोट स्पीकर, मैं कहूँगा कि स्टार स्पीकर, उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा हमारे उनके स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहूँगा करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ श्री पवन कुशवाहा जी, कृपया के लिए उपस्थित हैं। डॉक्टर बदलजीत कमल जी बताते हैं। अतिथियों के स्वागत के बाद मैं शब्दों से स्वागत के लिए और इस कॉलेज के संक्षिप्त परिचय के लिए मैं के चेयरपर्सन प्रोफेसर सुभाष तिवारी, वाइस चांसलर ऑफ महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेम सिंह जी भदौरिया, अध्यक्ष स्टेट बार काउंसिल मध्य प्रदेश, हमारे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट से पधारे मिस्टर अश्विनी चौबे साहब, जो कि हमारे कीनोट स्पीकर हैं, श्री मानवीर सिंह जी, हमारे शिक्षा प्रसार समिति के अध्यक्ष महोदय, डॉक्टर एच.एस. खरे साहब, वाइस प्रेसिडेंट शिक्षा प्रचार समिति, मिस्टर मुनीश श्रीवास्तव जी, सेक्रेटरी शिक्षा प्रचार समिति, तथा हमारे एमिनेंट स्पीकर प्रोफेसर डॉक्टर एल.सी. साहू, डॉक्टर पारुल दीक्षित, डॉक्टर राम आशीष श्रीवास्तव जी, डॉक्टर कैलाश कुमारी, प्रोफेसर डॉक्टर M.K. शर्मा साहब, जो हमारे बाहर से आए हुए मेहमान और सभी स्टूडेंट्स,
मैं आप सभी का शिक्षा प्रशासन और पंडित मोतीलाल लॉ कॉलेज की तरफ से हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। यदि भारतवर्ष का नक्शा आप देखें तो ये वक्षस्थल की तरह से दिखाई देता है और उसमें छतरपुर जिला उस वक्षस्थल में धड़कता हुआ हृदय, और हम लोग हृदय से ही ज़्यादा सोचते हैं। आज का जो विषय है रोल ऑफ लॉ इन कल्मुलेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन इन यूथ, और मुझे थोड़ा सा ये भी दायित्व दिया गया है कि मैं इस कॉलेज या शिक्षा प्रसार समिति का संक्षिप्त इतिहास परिचय आपको दूँ। सन 1961 में हुआ था और ये संस्था एडवोकेट्स के द्वारा बनाई गई थी। उसमें मुख्य रूप से श्री अमराव सिंह जी एडवोकेट, श्री श्रीनिवास जी शुक्ल एडवोकेट, श्री पराड़कर साहब एडवोकेट, काले साहब एडवोकेट, शिवनारायण जी खरे एडवोकेट और माधव प्रसाद जी एडवोकेट, इन्होंने इस संस्था को जन्म दिया। ये संस्था एडवोकेट्स के द्वारा तैयार की गई। जब ये संस्था बनी तब हम लोगों के पास 1 इंच जमीन भी नहीं थी। सन 70 में मैंने लॉ ज्वाइन किया था, स्टूडेंट था सन 70 के आसपास। उस समय हम लोग जो है जाकर के उसके जो चैम्बर हुआ करते घर पर, वहाँ जाकर के पढ़ा करते थे। इसके बाद यहाँ पर महाराजा कॉलेज के से जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर हरिराम मिश्र जी, उनसे हम निवेदन किया एडवोकेट्स ने कि हम लोगों को एक कमरा जो है वकीलों को पढ़ने के लिए दिया जाए। क्लासेस लगती हैं और एडवोकेट्स जो है कोर्ट से पहुंच करके हम लोगों को पढ़ाया करते थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे ये कॉलेज चलता रहा। इसके बाद विष्णु प्रसाद जी श्रीवास्तव ने और इस जमीन को दान देने के बाद फिर ये धीरे धीरे कॉलेज तैयार हुआ। तो ये संक्षिप्त परिचय है। और आज हमारे पास जो कॉलेज में है करीब 10 एकड़ जमीन है। महोबा कॉलेज के पास 4 मंजिला बिल्डिंग हमारी तैयार हो चुकी है, जिसमें करीब इंडोर स्टेडियम तैयार हो गया है, गर्ल्स हॉस्टल भी तैयार हो गया है। और ये सब हमारे जो इन लोगों के मैंने नाम लिए हैं उनकी तपस्या और त्याग का प्रतिफल है कि आज हम इस कॉलेज में इस स्थिति में हैं। तो मैं उन जो सभी एडवोकेट्स जिन्होंने इस संस्था को जन्म दिया था उनको मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी याद यह कॉलेज दिलाता रहेगा। और इस तरह से वो अमर हो गए हैं अपने त्याग और तपस्या के बल पर। आज का अधिक नहीं बोलूंगा, लेकिन लॉ क्या है, नियम क्या है। नियम जो है जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं, समाज को व्यवस्थित करने के लिए बनाए गए हैं। ये पूरा ब्रह्मांड अगर आप देखें तो ये सब नियम से चल रहा है। पृथ्वी 24 घंटे में एक परिक्रमा अपनी लगा देती है और इस प्रकार से दिन और रात होते हैं। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 12 महीने में लगाती है, जिससे ऋतुएं होती हैं। तो जब पूरा ब्रह्मांड नियम से चल रहा है तो हमें भी तो नियम से चलना चाहिए, क्योंकि हम भी उसी ब्रह्मांड के एक अंश हैं। तो नियम का हमको फॉलो करना चाहिए। और स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक संदेश है कि यदि आप सफलता पाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनेशन चुनना चाहिए। हमको जाना कहाँ है, हमारा उद्देश्य कहाँ है। हम एडवोकेट्स बनना चाहते हैं, सिविल जज बनना चाहते हैं, हाई कोर्ट जज बनना चाहते हैं। एक डेस्टिनेशन जो है आप तैयार कीजिए कि हमको यहाँ पहुँचना है। इसके बाद दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है डिटर्मिनेशन, संकल्प शक्ति। यदि आप डिटर्मिनेट हो जाएंगे तो कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक सके।
तो डिटर्मिनेशन के बाद फिर है डेडिकेशन। हमको अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना चाहिए। और समर्पण के बाद इसके बाद फिर आता है डिवोशन। हमको उसमें पूरी तरह से लीन हो जाना चाहिए। और ये अगर आप अपना लेंगे तो आपके अंदर अपने आप ही डिसिप्लिन जो है उत्पन्न हो जाएगा। तो बहुत अधिक समय न लेते हुए मैं आप सभी लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जो हमारे अतिथि आए हुए हैं उनका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय गुरुदेव। पर शासन करना सीखिए और स्वयं पर शासन करने के लिए अनुशासित जीवन सबसे जरूरी है। और अनुशासन का तरीका एवं सलीका सिखाती है देश का भविष्य है। और देश के अच्छे भविष्य के निर्माण के लिए युवाओं में अनुशासन की भावना को विकसित करना अति आवश्यक है। युवाओं में अनुशासन उत्पन्न करने में विधिक शिक्षा के योगदान पर ही ये चर्चा, ये सेमिनार करने के लिए आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो आज के टैक्टिकल सेशन की शुरुआत करते हुए और बिना कोई वक्त गंवाए हुए मैं आज के स्टार जो वक्ता हैं या कीनोट स्पीकर हैं उनको मैं आवाज दे रहा हूं। एडवोकेट श्री अश्वनी दुबे जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आए। आप 30 सालों से कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट हैं और यहाँ के वाइस चांसलर, द नोटेड एकेडमिशियन, prominent speaker, author, orator, filled with many qualities. If I start describing, then the time will be too less to say. I am thankful to her. Please give a big round of applause for her, for myself, and for on behalf of this law college. Thank you very much, ma'am, for inviting me in the presence of such a brilliant student to address them. See their energy level. I visit many colleges, many universities, but I don't see this kind of enthusiasm, energy level, conviction and discipline. So again, a big round of applause for yourself. In a very prominent statutory body, you must be knowing Bar Council of India. Whenever you will complete your law, then you have to enroll yourself with the statutory body, which is run by the advocates. Every 5 years elections takes place, and there is a statutory body which governs so far as the conduct, professional ethics, misconduct, and deal with any kind of action which is to be taken against the advocate, in favor of the advocate, and a body which talks about the welfare of the students is called the State Bar Council. So we have with us Mr. Bhadoria. He is very prominent face, बड़े विद्वान है भदौरिया साहब, उनका बहुत बहुत अभिनंदन। बार काउंसिल के अध्यक्ष हैं। श्री मानवेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के पुनंदन। श्री योगेंद्र प्रताप सिंह जी, एडवोकेट, चेयरमैन कॉलेज गवर्निंग बॉडी। श्री एच.एस. खरे जी, श्री मुनीश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर एल.सी. साहू जी, डॉक्टर दीक्षित, पारुल दीक्षित जी, रामाशीष श्रीवास्तव जी, कैलाश जी, राम सिंह पटेल जी, जो लगातार यहाँ पर कोशिश करते रहे, हमारे साथ लगातार टच में थे, एक मिनट का ख्याल रखते। राम सिंह पटेल जी, खरे साहब हमारे रजिस्ट्रार इस विश्वविद्यालय के, उनका। युवा वही होता है, युवा वही होता है जिसके हाथों में शक्ति, पैरों में गति, हृदय में ऊर्जा, आंखों में सब। स्वामी विवेकानंद जी आदर्श हैं आज के युवा के और सदियों तक आदर्श रहेंगे। और उनके दिखाए मार्ग का 10% भी अगर हम अपने जीवन में साकार कर लें, अंगीकार कर लें और उसके अनुसार जीवन का पालन करें उस अनुशासन में, तो हमारे इस जीवन को धन्य बनाने में एक सार्थक, सफल सार्थक जीवन में हम बड़ा योगदान दें। अनुशासन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी इंस्टीट्यूट को
किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, किसी भी फैमिली को बहुत आगे ऊपर लेकर के जाता है। आर्मी में देखिए आप कितना अनुशासन, पुलिस फोर्सेस में कितना अनुशासन, यूनिवर्सिटीज में कितना अनुशासन, लॉ में कितना अनुशासन। हम लोग सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और इतना अनुशासित डिसिप्लिन जितने जजेस होते हैं उतने ही अनुशासित और डिसिप्लिन लॉयर्स होते हैं। एंड वेयर फ्रॉम दैट डिसिप्लिन डिराइव्स, where from we learn that discipline? That discipline we learn from the habits which we follow every day, day by day, starting from the morning till the evening. हम जब जीवन को रेगुलेट करते हैं, हम जब जीवन में आगे बढ़ते हैं, समझते हैं, सोचते हैं और दिनचर्या बना के काम करते हैं, हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ हो, जो विधि के शासन के खिलाफ हो, जो विधि व्यवस्था है उसके खिलाफ हो, तो हम एक अनुशासित जीवन की बात करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमसे पहले बात हो रही थी 4D की, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन, डेवलपमेंट। दे ऑल आर पॉसिबल व्हेन वी आर डिसिप्लिन्ड अवर लाइफ। क्या क्या? 4D, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, डिवोशन एंड डेवलपमेंट। दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर थ्रू द डिसिप्लिन। कॉन्सेंट्रेशन, 4C की भी बात कर लेते हैं। कॉन्सेंट्रेशन, commitment, conviction and conclusion. That is only, conclusion means when you achieve some goal which you have decided, aim जो आपने सोचा है कि आप जीवन में क्या बनेंगे, वो तभी होगा जब आप इन महत्वपूर्ण घटकों को अपने जीवन में फॉलो करते हैं। अब देखिए, अनुशासन, कानून और अनुशासन का बड़ा महत्वपूर्ण संबंध है। कानून के रूप में हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, सामाजिक मूल्यों के परिचायक बनते हैं, और जब कभी भी कानून का वायलेशन होता है, then we approach to the court of law that look, my fundamental right has been violated and therefore I am before this court under the provisions of Constitution, Article 226 before the High Court और Article 32 Supreme Court। हमारा ये जुडिशियल राइट, हमारा ये फंडामेंटल राइट, हमारा सोसाइटी में, संविधान में जो प्रदत्त अधिकार हैं, उन अधिकारों के साथ रहने का, उन अधिकारों का पालन करने का, एक समता मूलक समाज में भेदभाव हो रहा है। जो समाज, जो संविधान, जो होली बुक 389 हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्यों ने हमें एक संविधान दिया कि we will be governed by the rule of law. There won't be any scriptures which will rule us, but the law will rule us. हम कानून से चलेंगे जहां पर एक टेरिटरी होगी, हमारे कुछ मूल्य निर्धारित होंगे, जीवन के कुछ मूल्य निर्धारित होंगे, हम दूसरों का सम्मान करेंगे, हम दूसरों के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे समाज में सम्मान के साथ रहने का हो, चाहे कोई ऐसी पॉलिसी हो, चाहे ऐसा कोई ऑर्डर हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपके फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा, तो then courts are always welcome. So see the hierarchy. The Constitution talks of three things. One, the legislative body, जिसको हम कहते हैं हमारी संविधान, कानून बनाने की शक्ति। जैसे भी कानून बनाने के स्पेशल सेशन चल रहा है, बात हो रही 18 से 22 सितंबर तक स्पेशल सेशन चलेगा। दो महत्वपूर्ण बिंदु आ रहे हैं। क्या इंडिया दैट इज भारत हो या भारत हो? अब ये तो आपने अपनी इच्छा बता दी। अब हमारे जो नीति निर्धारक हैं वो किस कंसेंसस पर पहुंचते हैं उस पर डिपेंड करेगा। नाउ कम आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वेरी मच ऑब्जेक्ट। इफ वी रीड इन इंग्लिश देन वी फाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारत का संविधान। अंदर जाते हैं, जब हम संविधान के प्रस्तावना की बात करते हैं तो प्रस्तावना में जाते हैं, वहां भारत की बात होती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1, इंडिया दैट इज भारत। अब मैं संविधान सभा की तरफ आपको लेकर चलता हूं। संविधान सभा 2 साल 11 महीने 18 दिन की लगातार मशक्कत के बाद हमारा संविधान बना। संविधान सभा में कई महत्वपूर्ण लोग थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे, उनके अलावा 389 लोग थे जिन लोगों ने इस ड्राफ्ट को, इस संविधान को हमें दिया, जहां पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी का लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, उसके किसी भी अन्य प्रकार के धर्म के, जेंडर के आधार पर
वो संविधान, उस संविधान में जब बातें आई, ये जानना इसलिए जरूरी है कि कहां से बात आई, आपको यह जानना जरूरी है। गोविंद बल्लभ पंत भारत के सिवाय कुछ नहीं चाहते थे। एच.डी. कामत ने बहुत कोशिश की कि देश का नाम भारत ही रहे, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे, जो नजरुद्दीन सिद्दीकी जी थे, जो संयुक्त राज्य भारत का उन्होंने सुझाव दिया था। कुछ लोग थे कि इंडिया नाम चूंकि पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है, we have started dealing with the neighboring countries, foreign countries, और foreign soil when we talk, we don't say भारत, we say India, इसलिए इंडिया that is भारत कर दीजिए। संविधान सभा की बहस में देखिए, 74 साल पहले आज से 18 सितंबर 1949 को 1949 में संविधान सभा में पहली बार देश के नामकरण पर चर्चा हुई। समिति ने नाम सुझाए। अब सेठ गोविंद दास जी ने क्या कहा? सेठ गोविंद दास जी बरार के रहने वाले थे। उन्होंने कहा धरती का सबसे पुराना नाम, आवाज नहीं आई, धरती का सबसे पुराना नाम भारत है, और भारत का वर्णन कहां मिलता है? पुराणों में मिलता है, उपनिषदों में मिलता है, वेदों में मिलता है, ग्रंथों में मिलता है, धर्मशास्त्रों में मिलता है। ये डिबेट वहां चल रही थी। कमलापति त्रिपाठी जी ने भारत को कहा कि जैसे जब हम बच्चे का नामकरण करते हैं, एक बड़ा पवित्र शुद्ध नाम खोजते हैं, खोजते हैं। इस कॉलेज का नाम भी पंडित मोतीलाल नेहरू कॉलेज बनाया गया सोच के महापुरुष के नाम पर। तो कहते जब बच्चे का नाम है, जैसे बहुत शुभ नाम होना चाहिए, अपीलिंग नाम होना चाहिए, नक्षत्रों के अनुसार नाम होना चाहिए, और ऐसा नाम होना चाहिए जिससे पॉजिटिव एनर्जी मिले। कमलापति त्रिपाठी जी ने कहा, अरे जिसकी तालियां नहीं बज रही है, मैं समझ रहा हूं कि वो जो है इस डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब किसी बात पर हमारे भदौरिया साहब हमारे सीनियर है, सर आपको ताली बजाने की जरूरत नहीं, आपको आशीर्वाद देने की जरूरत है। इसीलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ऑल आर लॉ स्टूडेंट्स। कभी आप संविधान सभा की बहस उठाइए, लॉ तो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन पिनल कोड पढ़ रहे हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ रहे हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ रहे हैं, और अभी जो हमारा कानून आ रहा है भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता, ये सब जब हम बात करेंगे ही, लेकिन संविधान सभा की बहस इसलिए जरूरी है पढ़ना हमें, क्योंकि क्या क्या डिबेट्स हुई, हमारे महापुरुषों ने क्या क्या डिस्कशन किया, कैसे कैसे डिस्कशन किया, कैसे इतना बड़ा मसौदा बन के तैयार हुआ, ये जानना हमें जरूरी है। इसलिए उसको पढ़ते हुए, उसको जानते हुए आगे बढ़ें। अब देखिए, कानून एक निवारक तंत्र के रूप में योगदान देता है, न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। जानना जरूरी है कि फंडामेंटल राइट के साथ फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। हमारे मौलिक अधिकार हैं तो उनका पालन भी करना चाहिए, अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों की भी बात होनी चाहिए। अब शैक्षिक आधार पर सबसे पहला न्याय शास्त्र चाणक्य का, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अनुशासन दिया। जिस अनुशासित समाज की बात करते हैं, युवाओं के बीच में डिसिप्लिन का होना, रोल ऑफ लॉ, उसको डिसिप्लिन करने, उसको अनुशासित करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, चलाने के लिए होना चाहिए। हम सब अनुशासित तरीके से, एक सिंपल एग्जांपल, हम सब बड़े अनुशासित तरीके से धैर्य से एक दूसरे को सुन रहे हैं, दिस इज कॉल्ड द डिसिप्लिन। यानी अगर हम लोग एक दूसरे से बात करने लगते, सब गॉसिप करने लगते, तो वो अनुशासन का अभाव होता। ये अभाव हमें लॉ से मिलता है, और लॉ कॉमन सेंस की बात करता है, और कॉमन सेंस हमारे डेली का बिहेवियर्स हैं। क्या करने से अच्छा लगेगा दूसरे को, क्या करने से अच्छा नहीं लगेगा, कहां हम चोट पहुंचाएंगे तो समाज कानून हमें आकर के रिस्ट्रिक्ट करेगा, कहां हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का लिमिटेड स्कोप, यानी यू सी, लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिकल 19(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 की बात करते हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन की बात करता है, फ्रीली आपको प्रोटेस्ट करने की बात करता है। आप किसी भी सरकार की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की गलत नीति जो आपको लगती है, उसका शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने का अधिकार आपको संविधान देता है, और संविधान का अनुच्छेद 19(a) ये बात देता है। अब लेट्स सी द ब्यूटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ लॉ इज गवर्निंग अस।
अब उसी संविधान का अनुच्छेद 19 सब क्लॉज 2 यानी आर्टिकल 19 सब क्लॉज 2 रेगुलेटेड लिमिटेशन की बात करता है, रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। व्हाई टॉक्स अबाउट द रिस्ट्रिक्शन कि मोमेंट हमारा जो बोलने का अधिकार है, वो बोलने का अधिकार एक लिमिट क्रॉस किया तो वो कानून का दुरुपयोग हो जाएगा। क्या होगा? जैसे एक बात समझिए कि इस देश में शांतिपूर्ण तरीके से सभी रह रहे हैं, सबको प्रोटेस्ट करते करते आपका प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाए, आप सड़कों को जाम करने लगे, आप गाड़ियों को तोड़ने लगे, तो वहां क्या हुआ? आपने वायलेशन कर दिया कानून का। और जैसे ही वायलेशन करेंगे पुलिस आएगी, बोलेगे साहब आपका राइट यहीं तक था, अब आप जेल की हवा खाइए, चलिए। फिर हम लोगों जैसे वकील साहब लोग नहीं ना, my lord, he was protesting very peacefully there. He was not part of the mob, my lord. You see the pictures. He was at place A, at place B. He was simply gathered there. He has not touched, एक भी पत्थर नहीं मारा। फिर वहां आएगा लेकिन जेल में जाना पड़ेगा। तो peaceful protest, moment turns violent. That becomes the indiscipline, and the law of land takes its own course, and then whosoever violates it goes behind the bar. क्योंकि युवा जो है ना, वायु का उल्टा युवा, तो अगर वायु का उल्टा युवा होता है तो युवा को अनुशासित करके, माने ऐसा भी नहीं कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलने लगे तो सारे घर ही उड़ा दिए। रेगुलेटेड तरीके से चलेंगे, सही तरीके से चलेंगे, तब लगेगा कि उस आप ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, टॉक्सिक्स भी लेके जा रहे हैं, जितने समाज में प्रदूषण है उसको भी उड़ा रहे हैं, उसको भी हटा रहे हैं। अब प्रशासन में अनुशासन, ये भी बहुत जरूरी है। अब प्रशासन में अनुशासन माने, अगर मान लीजिए राम सिंह पटेल जी आपको पढ़ाने आए हैं, वो भी अनुशासित तरीके से, कानून की किताब कहती है कि इंडियन पिनल कोड पढ़ाना है तो इंडियन पिनल कोड की धाराएं पढ़ाएंगे, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पढ़ाना है तो वही पढ़ाएंगे, उनके मन में जो चल रहा है वहां नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वहां भी लॉ रेगुलेट करता है। अभी आपने देखा एक मुजफ्फरनगर का वीडियो सोशल मीडिया पर सबने आपने देखा होगा, देखा कितने लोगों ने? अच्छा चलिए, बहुत लोगों ने देखा। इस कानूनी रूप से बंद है। हम लोग पिटते थे, when she might have been assistant professor and professor, उस समय बच्चे भागो देखते थे टीचर्स को तो भाग जाते थे, सामने ही नहीं आते थे। कि ऐसा एक दिन स्कूल नहीं गए तो पता चला गुरु जी उधर से आ रहे हैं तो हम उनको देख के भाग जाते थे, सामने से पूछेंगे, अभी पूछ लेंगे रास्ते में तो कल क्यों नहीं आए थे। नाउ द लॉ हैज इवॉल्व्ड टू मच कि अब किसी को मारने की बात नहीं करता, लेकिन अनुशासित रहने की बात। संविधान के कुछ हम लोग चूंकि लॉ के विद्यार्थी कुछ मौलिक अधिकारों की बात कर लेते हैं। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को किसने किसने पढ़ा? टू इक्वालिटी हमारे को बराबरी का हक देता है, सम्मान के साथ रहने का हक देता है। आर्टिकल 6 प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए, किसी के भेदभाव नहीं, धर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर। आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, वो कहता है कि सबको बराबर का अवसर मिलना चाहिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करता है। आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करता है। 19 फ्रीडम की बात करता है। 19 को रिस्ट्रिक्शन की बात करता है। आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन एंड रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है। 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी की बात करता है। कैसे हमें सम्मान के साथ रहने का अधिकार कि हम सम्मान के साथ रहें, राइट टू लाइव करने की संवैधानिक जिम्मेदारी सरकार की होती है कि हर एक देश के इंडिविजुअल की रक्षा करे, उसको सम्मान के साथ रहने का अधिकार दे, और उसके किसी अधिकार का अगर वायलेशन होता है तो तुरंत कानूनी रूप से उसके ऊपर कार्यवाही। आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी एक ही केस के लिए 20 जगह गिरफ्तार नहीं किया जाएगा सेम मुकदमा लगा के, वो आर्टिकल 22 बात कहता है। आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, फोर्स लॉज, जो लेबर लॉज बच्चों को प्रोटेक्ट करने की एक नियत इस बात करता है। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, फैक्ट्रीज में बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 25 बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इसके आसपास बड़ी सारी डिबेट होती है। जब हम आज भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 की बात करते हैं, कहते हैं ये हमारा फंडामेंटल राइट है,
हमें अपने धर्म का पालन करने की इजाजत होना चाहिए। तो प्रैक्टिस प्रोपोगेट की बात वो करता है। प्रोपोगेट माने धर्म का पालन करना, प्रैक्टिस माने धर्म का पालन। लेकिन कुछ कुछ उसमें बड़े सारे इलस्ट्रेशंस आए, बड़े सारे जजमेंट आए। एएन रे की एक जजमेंट आई थी 5 जजेस बेंच की, भदौरिया साहब समझेंगे उसको, कि एएन रे ने जब 5 जजेस बेंच की जजमेंट, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 ओनली गिव्स यू राइट टू फॉलो योर रिलीजन, प्रैक्टिस योर रिलीजन, प्रोपोगेट योर रिलीजन, बाकी चीजों की इजाजत नहीं देता। आर्टिकल 26 कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स की बात करता है। हमारा कल्चरल, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो संविधान है, हमारे जो संवैधानिक दायित्व हैं, हम उनका पालन करें। 27 फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस, उसकी बात करता है। 28 रिलीजियस वर्सेस इंपॉर्टेंट पहलू एक हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये हो गया फंडामेंटल। जब मैम रीवा में थी आदरणीय डॉक्टर तिवारी, तो उस समय एक लेक्चर हुआ था, वहां पर हम लोग मौलिक कर्तव्यों की बात की थी। ये कर्तव्य आपको पालन करने के, जैसे घर में हम माँ के पांव छूते हैं, पिता के पांव छूते हैं, बड़े भाई के पांव छूते हैं, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। मौलिक हम लगा देते हैं हमारा कर्तव्य है। उसी तरह से संविधान के अनुच्छेद 51 में स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कुछ कर्तव्यों की भी बात कही गई। क्या? Abide by the Constitution and respect national flag and national anthem, यानी संविधान का पालन करेंगे और जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, उसका हम सम्मान करेंगे। यानी अगर राष्ट्रगीत बज रहा है, आप नहीं खड़े होते हैं, तो ये आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, आपको सम्मान में खड़े होना है। फॉलो आइडियल्स एंड फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो आइडियल्स हैं, फ्रीडम स्ट्रगल्स, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो संविधान दिया, वो फॉलो करने की बात करता है हमारा मौलिक कर्तव्य। प्रोटेक्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की सहिष्णुता, भारत की सॉवरेनिटी, भारत की इंटीग्रिटी, ये हमारे को प्रोटेक्ट करने की बात कर्तव्यों में कही गई है। कंट्री को डिफेंड करने की और नेशनल सर्विस करने, जब कभी भी जरूरत है, युद्ध जैसी स्थिति आई, अभी कोविड आपने देखा, कोविड के समय कितने सारे लोग घरों से, कभी कोई खाना खिला रहा है, कोई रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कर रहा है, कोई सिलेंडर की व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो मौलिक कर्तव्य थे हमारे, वो कर्तव्य हमारे देश में प्राचीन पुरातन सनातन काल से चला आ रहा है, सदियों से चला। तो बड़ी लंबी डिबेट शुरू हो गई है अब तो तमाम, क्योंकि रिलीजियस लाइंस पे बढ़ गई हैं, पॉलिटिशियंस को रिलीजन ज्यादा दिखता है, कंट्री कम दिखती है। डाइवर्सिटी के बाद या कोविड के समय द यूनिटी व्हिच हैव सीन, द सर्विस व्हिच यू हैव सीन, द अकाउंटेबिलिटी व्हिच हैव सीन टुवर्ड्स द जनरल पब्लिक, जन सोसाइटी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो हमारे अंदर इनबिल्ट है। उसके बाद भारत ऐसे ही G20 कंट्रीज का इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, दुनिया के उन सभी देशों में हमारे देश की वैक्सीन गई जहां वैक्सीनेशन नहीं था। ये भारत का गौरव है, इसमें हमारे साइंटिस्ट के लिए तालियां बजनी चाहिए। ये ऐसी, और हमारे साइंटिस्ट फेल हो गए और कोविड वैक्सीन पास। वो हमारे साइंटिस्ट ने चीट द चीटर वाली जो बात कही, वो चीट द चीटर किया कि कोविड को मारना है तो आपको वैक्सीनेशन के थ्रू मारना पड़ेगा। और क्या प्लान है में वैक्सीनेशन, सीनियर सिटीजंस, युवाओं के बाद बच्चों को, ये करके लगा कितने ऑर्गेनाइज्ड वे में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कंट्री एंड वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर भारत, वी मस्ट फॉलो द पाथ ऑफ डिसिप्लिन एंड वी शुड become a citizen of this country, जिसके जीवन में सार्थकता है। सफल तो हम सभी हैं, जीवन में हम सफल हो जाए, बहुत पैसा आ जाएगा, कोई जज बन जाएगा, कोई सक्सेसफुल लॉयर बन जाएगा, कोई किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लॉ ऑफिसर बन जाएगा, कोई IAS ऑफिसर बन जाएगा, कोई बड़ा सेठ बन जाएगा, लेकिन ये तो हम सफल हो गए। सार्थकता हमारे जीवन में तब आई जब एक यूनिवर्सिटी को एस्टैब्लिश करने के लिए मैम से डिस्कशन हो रहा था। मैं बता रहा 412 एकड़ की यूनिवर्सिटी, और आई विल इंश्योर कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली यूनिवर्सिटी हो। मैम विल बिकम द नोडल पायनियर यूनिवर्सिटी। ये कहां से आता है हमारे अंदर? जब हमारी सोच अच्छी होती है, जब हम वैल्यूज इनकलकेट करते हैं अपने लाइफ में, जब हम डिसिप्लिन तरीके से। मैं आपको एक छोटा सा, क्षमा करिएगा कुछ कह रहे थे सर,
तालियां सब लोगों की तरफ से बजनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड एंथुसियाज्म। अब ये हमारे सत्कर्म सार्थकता, ये हमारी सार्थकता होगी। मैं बहुत लॉ बता सकता था आपको, मैग्ना कार्टा के बारे में बता सकता था, ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन के बारे में बता सकता था, मैं ये भी बता सकता यूएस का लॉ क्या कहता है, ब्रिटिश लॉ क्या कहता है, कहां का संविधान लिखित है, लेकिन हमारे पल्ले ही नहीं पड़ता तो हम उसको बता के क्या करते हैं। हमारे को तो अपने जीवन दिनचर्या में जो हम फॉलो करते हैं उसको बताने की जरूरत है, उसके बारे में बात करने की जरूरत है। तो इसलिए देखिए, भारत आज नहीं, आज से कई हजार वर्ष पहले अगर आप देखिए, चाणक्य ने जो शास्त्र बनाया था, उन्होंने सबसे पहला जो हमारे पास जो अवेलेबल है, जिसमें उन्होंने इक्वल सोसाइटी की बात की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने उन्होंने स्थापना की। उसके बाद जो अर्थशास्त्र लिखा था, न्याय शास्त्र लिखा था, वहां से लेकर अब तक देखिए न्याय की बात हमारे देश में हमेशा से होती रही। हमारे जो राजा महाराजा है, हमारे प्रोटेक्टर्स थे, न्याय से लड़ाई लड़ी हुई। दो तलवार साथ लेकर चलते थे, और एक तलवार हाथ में और दूसरे के पास बोले तलवार पकड़ो और उठाओ, लड़ो, ताकि ये नहीं कहे कोई अगर इतिहास लिखा जाए महाराणा प्रताप ने निहत्थे को मार दिया। इनका गौरवशाली इतिहास देखिए, और कैसे पेशवा 48 घंटे का सफर, शायद भदौरिया साहब और मानन सिंह साहब इस बात को बताएंगे, 48 घंटे का सफर 10 घंटे में पूरा करके यहां आकर के उन्होंने जो एकता की मिसाल पेश की थी, और इस जगह को आक्रमणकारियों से बचाया था। ये हमारा इतिहास। संत तुकाराम, शिवाजी महाराज, आप उनके बारे में देखिए, तो हमने हमेशा से एक इक्वालिटी की बात, भामाशाह, हम लोगों ने हरिश्चंद्र के बारे में सुना, महाराज हरिश्चंद्र, बनारस में हरिश्चंद्र घाट भी है वहां पर, लेकिन भामाशाह तो आधुनिक युग के हरिश्चंद्र 15वीं शताब्दी के 1567 में हल्दी घाटी युद्ध के बाद, जब महाराणा प्रताप को कुछ दिनों के लिए इनकम्युनिकेटो होने पर कुछ दिनों के लिए उनको छुपना पड़ा था, तो भामाशाह जी इतने बड़े सेठ, सारी संपत्ति उन्होंने दान कर दी थी मातृभूमि की रक्षा के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, दिल्ली में वर्ल्ड लीडर्स को देखना चाहिए कि जितने इफेक्टिवली वसुधैव कुटुंबकम को हमारे देश में फॉलो किया जा रहा है, हमारे देश में बनाया जा रहा है, हमारे देश में मनाया जा रहा है, दुनिया हमारे देश में आई है। सुप्रीम कोर्ट के आसपास का पूरा एरिया ऐसा सजा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ऋषि सुनक, यूरोप के राष्ट्रपति, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति, इटली के, दुनिया का कौन सा ऐसा देश नहीं है, यूएई, कुवैत, सब भारत में आए हैं। भारत की विविधता में एकता, भारत का गौरव, भारत का कानून के प्रति योगदान, इन सब पर बात हो रही है। अब लेट्स कम टू द अदर टॉपिक, मूव फॉरवर्ड टू आर्टिकल 370, क्योंकि मैडम को भी जाना है, भदौरिया साहब भी थके हुए हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, मानन सिंह साहब हैं, बहुत लोगों को सुनना है। सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है आर्टिकल 370 की। दुनिया के अंदर हर देश का एक संविधान, हर देश का एक झंडा, मगर हमारे देश में 2 झंडा और 2 संविधान था। अगर हम 2 झंडे 2 संविधान की बात करते हैं, तो भारत के संविधान में जो हम बात करते हैं कि जनता के लिए, जनता के द्वारा कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो उसके तो अगेंस्ट था ना। तो आर्टिकल 370 के अब्रोगेशन जो संविधान ने कहा, एंड नाउ सी द आर्गुमेंट। दरअसल माइक वो वाला रहता तो मेरा दोनों हाथ चलता, लेकिन ये द आर्गुमेंट, 5 जजेस बेंच led by honorable CJI Chief Justice D.Y. Chanchod is here in the argument के समय। पहला क्वेश्चन, जिस संविधान ने 370 दिया, उसी संविधान को 370 लेने का भी अधिकार है। कितनी अच्छी आर्गुमेंट थी कि यानी संविधान के अंदर संविधान की बात कहां से आई, और संविधान के अंदर संविधान आया तो जिस संविधान से वो आया, उसी संविधान में, उसी पार्लियामेंट को अधिकार है उसको एब्रोगेट करने का। Now come to the other point. We say that women should not be discriminated. They should be given equal rights. An Indian Succession Act, Hindu Succession Act, inheritance, adoption, maintenance, property rights, सब कुछ मिलता है। लेकिन उसी कश्मीर, जम्मू कश्मीर में उस संविधान की वजह से
महिलाओं को उनका अधिकार नहीं मिलता था। भारतीय महिलाएं वहां की रहने वाली अगर जम्मू कश्मीर से बाहर विवाह करती थी तो उनको अपनी पिता के प्रॉपर्टी में संपत्ति मिलती। यह डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था? नहीं, मजा आया फिर से कि किसी को जांच नहीं किया जाएगा। वहीं पर हमारे जो वंचित समाज के लोग थे, उन वंचित समाज के लोगों को वहां अधिकार नहीं मिलता था। डिस्क्रिमिनेशन था या नहीं था? तो आर्टिकल 370 जो महिलाओं को, वंचित समाज को अधिकार देने की बात है, जो हमारे संविधान का मूल रूप से वर्णित समता का अधिकार, समानता का अधिकार, नौकरी में अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स में अधिकार, उस संविधान को हटना ही जरूरी था। नाउ कम टू द अदर एस्पेक्ट। कावेरी वाटर डिस्प्यूट, एक अब्का साहब यहां से टेरिटरी हो गई हमारी, तो नदी तो यहां से आई, तो यहां का पानी हमारा, यहां का पानी, विवाद चलने लगा। फिर सी द ब्यूटी, द स्टेट्स को, विधानमंडल को अधिकार है कानून बनाने का अपने टेरिटरी के अंदर। मानवेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं, ये भी हमारे प्रदेश के नीति निर्धारक रहे, ये बताएंगे कि राज्य के अंदर कानून बनाने का अधिकार है। लेकिन जब दो राज्यों के बीच में झगड़ा हुआ तो सुप्रीम कोर्ट में आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पानी पर हम एक कमेटी बिठा देते हैं, वो डिसाइड करेगी प्रोपोर्शन के आधार पर किसको कितना पानी मिलेगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड दिस माने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब एक और बात, राज्यपाल ने कर्नाटक में 15 दिनों तक कहा कि हम, इसके पहले जब कुमार देवगौड़ा चीफ मिनिस्टर बने, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट द हाउ रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, 24 घंटे के अंदर आपको जनता ने किसको मैंडेट दिया है, फ्लोर ऑफ द हाउस पे वो डिसाइड होगा। महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र का जब इशू आया तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब फिर सर्विसेज में दिल्ली सरकार की बात आई, कहा भाई सर्विसेज आपने सरकार तो दे दी मगर चलाने के लिए प्रशासन नहीं दिया। तो प्रशासन नहीं दिया तो कैसे होगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने हम डिसाइड करेंगे। बिना प्रशासनिक अधिकारियों के उस सरकार के होने का कोई फायदा नहीं। ये है कि हम ये डिसाइड कर। अब और ब्यूटी देखिए उसके आगे, ठीक है, दिस इज नॉट, दिस इज कॉल्ड व्हेन यू सी समथिंग इज रिक्वायर्ड एंड हाउ टू इनकलकेट इन दैट, कंप्लीट दैट टास्क। 1 मिनट के अंदर ये आया। तो ये इसलिए नहीं होता, इसलिए होता है जब हम कनेक्ट करते हैं हायरार्की सिस्टम में काम करते हैं। डिसिप्लिन माने डॉक्ट्रिन जिसको हम कहते हैं। डॉक्ट्रिन क्या होता है कि जब यहां से हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ कुछ ऑर्डर पास करेंगे तो वहां का आम जवान जो सीमा पर खड़ा है सियाचिन में, उसको ऑर्डर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन। दिस इज आल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट। मैं एक एग्जांपल से बताइए, दिस इज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन माने एक व्यक्ति जो जिसके पास अथॉरिटी है, he immediately takes a decision in the larger interest and that decision reaches to the last man who has to follow it. अब सर्विसेज की बात आई, जैसे हमारे प्रदेश में दिल्ली सरकार पूर्ण राज्य नहीं है, तो उसने संविधान में पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर और लैंड माने जमीन, पुलिस और पब्लिक ऑर्डर, ये 3 चीजें छोड़ करके बाकी सब राज्य सरकार के पास, पानी राज्य सरकार के पास, बिजली राज्य सरकार के पास। तो अब बात आई कि भाई सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपने एक एलजी बिठा दिया लेफ्टिनेंट गवर्नर, हर फाइल हमारी रूट होती है एलजी के माध्यम से, तो हमें सरकार को आपने दे दिया लेकिन शक्ति नहीं दी। तो उस सरकार का शक्ति के बिना मतलब क्या है? मामला पहुंचा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट बात तो सही है, सर्विसेज तो राज्य के पास होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान के कॉन्करेंट लिस्ट में शेड्यूल एंट्री 41 एंट्री गलत हो सकती, संविधान देखिएगा आप लोग। 41A में साफ तौर पर सर्विसेज की बात कही गई। सर्विसेज में कहा है राज्य भी नियम बना सकती है और केंद्र भी बना सकती है। तो राज्य ने, सुप्रीम कोर्ट ने ठीक है आपको सर्विसेज तो इनको देना पड़ेगा। अब केंद्र को लगा कि सर्विसेज दे देंगे तो दिल्ली में G20 कंट्री का समय कहीं ऐसा हो कि राज्य सरकार कह दे कि हम अपने ऑफिसर्स को देंगे नहीं काम करने के लिए, तो तुरंत ऑर्डिनेंस आ गया। ऑर्डिनेंस लाने की पावर भी किसके पास है? केंद्र के पास है और राज्यों के पास भी है। उस ऑर्डिनेंस में सर्विसेज को टेक ओवर करना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को पार्लियामेंट के एक ऑर्डिनेंस, सरकार के एक ऑर्डिनेंस के द्वारा विधेयक कर दिया गया और फिर उसको अगले सेशन में
पास करा दिया गया, फिर सर्विस किसके पास पहुंच गई? केंद्र सरकार के पास पहुंच गई। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी, यानी कोई व्यक्ति निरंकुश नहीं हो सकता है, कोई संस्था निरंकुश नहीं हो सकती है। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी हायरार्की में, किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो इंश्योर करे कि सिटीजंस को बड़े सम्मान के साथ रहा जाए और उनके वेलफेयर में काम हो। अब आपने और सुना होगा वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, सुना है? वेरी गुड। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, हाँ, इसलिए होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे रिसोर्सेज बचते हैं, इससे बहुत सारे माने राज्यों के अलावा भी, ये मैं अपना व्यू दे रहा हूं जनरल, हालांकि इस देश में इसलिए नहीं पॉसिबल है। कर्नाटक की सरकार अभी बनी 5 साल तो पूरा करेंगे, हिमाचल प्रदेश की सरकार अभी नहीं 5 साल पूरा करेंगे, वो जस्टिफिकेशन नहीं होगा। लेकिन 1952, 1957, 1967 देश आजाद होने के बाद इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कैसे होगा वो हमारा विषय नहीं है, वो नीति निर्धारकों का विषय है। अब उस पर डिबेट चल रही है। अब इसके पहले जब आया नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन एनजेएसी, उसमें बना कि जजेस का अपॉइंटमेंट सरकार के मार्फत से होगा, सरकार के माध्यम से होगा। तो सरकार के माध्यम से होगा यानी उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, 2 प्रोमिनेंट लोग होंगे और लोग होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, एक कॉलेजियम सिस्टम का जो ऑल इंडिया एडवोकेट और रिकॉर्ड एसोसिएशन का जजमेंट था उसके बियॉन्ड है, और जजेस का अपॉइंटमेंट कॉलेजियम से ही होगा और उसको डिस्क्रिमिनेट खत्म कर दिया। यानी एक कानून जो आर्बिट्री था उस कानून को भी सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर थी कि जुडिशियल रिव्यू से अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया। ये हमारे देश में 3 जो अंग हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, और ये तीनों अंग एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन को रन करने के लिए जरूरी होते हैं। और अब एक और बात, एक जजमेंट आई, पॉलिटिशियंस का विजिबिलिटी ही क्राइटेरिया नहीं होगा, माने सरल शब्दों में किसी को जीतना ही सब कुछ नहीं है, उनका क्या क्रिमिनल एंटीसीडेंट है वो भी पब्लिश होना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि होगा, नहीं होगा तो कंडेम्ड होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 7 साल से कम की सजा किसी केस में अगर होगी तो आपको सेक्शन 41 सीआरपीसी, आप लोग पढ़िएगा सेक्शन 41 सीआरपीसी, अवश्य पढ़ेंगे। उसमें दिया गया है कि पुलिस जो है नोटिस देगी किसी को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने से पहले 7 साल से कम की सजा। लेकिन कुछ और भी चीजें हैं जैसे हेट स्पीच, आप किसी धर्म के खिलाफ गलत बोलते हैं तो 153 है, किसी के जो आइडल्स हैं उनके खिलाफ गलत बोलते हैं 295, वहां 7 साल की सजा नहीं है लेकिन अरेस्ट की पावर है क्योंकि वो पब्लिक ऑर्डर के लिए न्यूसेंस है। तो ये हमारा जो लॉ है वो लॉ इतना इवॉल्विंग है, इतना बैलेंस्ड है कि ये हर किसी को एक जगह एक सोसाइटी में एक साथ रहकर करने की और साथ में रखने की बात करता है, और मोमेंट कोई उसको वायलेट करता है तो वो फिर जेल की हवा खाता है। जमीन का कोई अतिक्रमण कर लेता है तो भी आप जाते हैं, सरकारी जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है तो भी आप कोर्ट चले जाते हैं, कहीं तालाब बनना है और बन जाता है शॉपिंग मॉल तो भी आप चले जाते हैं, कोई ग्रीन बेल्ट होता है और उस ग्रीन बेल्ट को अगर मान लीजिए कि आप काम नहीं करते, वहां पर ग्रीन बेल्ट डेवलप नहीं करते, स्कूल बनाने लगते हैं तो भी चल जाते हैं, कोर्ट चले जाते हैं। तो इसलिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए हमारे वो सब अधिकार हैं जो हर एक सिटीजन को प्राप्त हैं। आप सब लोगों को इस सभा में इतनी, मैं कई कॉलेजेस में जाता हूँ, मैम से अभी डिस्कशन भी हो रहा था, अभी कुछ दिनों पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट में था दिल्ली में, सारे वाइस चांसलर्स थे, सारे अकेडमिक्स, हालांकि जहाँ वाइस चांसलर बैठे हो वहां बोलने से डर लगता है क्योंकि उनका ज्ञान और अपना ज्ञान, फैक्ट है वाइस चांसलर कितना बड़ा नाम, और उनके बीच में बोला कई वाइस चांसलर्स थे। मैम को मैंने बोला, मैंने कहा मैम मैं तो थोड़ा सा किट यूनिवर्सिटी के सतपथी साहब थे, देव संस्कृत विश्वविद्यालय के थे, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के थे वाइस चांसलर, लेकिन फिर मैंने उनका ही गुणगान करते हुए जब फ्लो में बोलना शुरू किया तो फिर सबने बहुत सराहा। तो देखिए
मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि महाराजा छत्रसाल की धरती पर इतने वीर, इतने समाज के लिए कार्य करने वाले हमारे नायक हम उनके बीच में हैं। और साथ ही साथ खजुराहो 4वीं-5वीं शताब्दी के आसपास का इतिहास आप लोग जरूर पढ़िएगा। मध्य प्रदेश का ये सब एरिया हमेशा से, ये सब जगह हमेशा से, आज से नहीं, मगध काल से लेकर के चलिए आप, तमर वंश के समय चलिए आप, उसके बाद आप आ जाइए विक्रमादित्य के समय चलिए, विक्रमादित्य के बाद के समय में आ जाइए, ये बड़ा ऐतिहासिक पौराणिक रहा है। तो ये ऐतिहासिक पौराणिक, और उसके बाद आधुनिक युग में भी आ जाइए, आज भी खजुराहो की आप इंपॉर्टेंस देखिए। हम जिस होटल में रुके वहां कितने फॉरेनर्स आए हैं। ये इस क्षेत्र के लिए एक ब्लेसिंग है, इसको हमें संवारना है, हमें गंदगी नहीं फैलानी है, दृढ़ प्रतिज्ञ होइए, हमें शहर को साफ बनाना है, हमें एक आदर्श जीवन जीना है। फिर मैं बोल रहा हूं, सफल हम सब हो सकते हैं, सार्थक जीवन को बनाना है, और वो सार्थकता सिर्फ दूसरे के चेहरे पे स्माइल देकर, दूसरे के चेहरे पे मुस्कान देकर, दूसरे को खुश देखकर, दूसरे को आगे बढ़ाकर एम्पावर करके ही आ सकती है। तो भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर प्रणाम, बहुत साधुवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मौका देने के लिए। इतने विद्वत पैनल के साथ मानवेंद्र सिंह साहब की मंद मंद मुस्कुराहट बताता है कि उनका कितना अनुभव है, अनुभव बताता है। और जब कोई गार्जियन बैठा हो मंच पर, हम कितने भी बड़े हो जाएं, जब कोई, मैं बहुत सारे टीवी डिबेट्स में भी जाता हूं, जब किसी सीनियर व्यक्ति को देता हूं, वो भी सीनियर या तो एकेडमिशियन हो और या वो सीनियर लॉयर हो, तो पहले मैं सोच लेता हूं भैया बोलना क्या है यहाँ पर, क्योंकि दो लोग बैठे हैं। मैं एक छोटे से बात के साथ खत्म करूंगा। विश्व पुस्तक मेला में मैं इसकी